मायके की कामवाली। तन्नू बहू, अब तो 2 साल होने को आए, अब तो पोते का मुंह दिखा दे। मासी, अगर पोती आ गई तो क्या आप उसका मुंह नहीं देखोगी? अरे अब तो लोग मॉडर्न हो गए हैं, जो हो जाए वही बढ़िया है। वो तो एक कहावत सी है कि पोते का मुंह दिखा दे। अब मैं तो क्या क्या कर थक गई हूँ। अरे अभी तो मेरे हाथ पैर भी अच्छे चलते हैं, खूब सेवा कर दूंगी इसकी भी और बच्चे की भी। हाँ सही बात है, अब तो सब बड़े ही आराम से निपट जाएगा। शाम को तनु अपने पति कपिल से इस बात का जिक्र करती है। सुनो ना कपिल, आज मम्मी जी और मौसी जी फिर से वही बात कर रही थी। क्या कह रही थी तुम्हारी सास? जरा मैं अभी तो सुनूं। जब ये फोन छोड़ोगे तब ना सुनोगे। अब मैं उनको क्या बताऊं कि उनकी बेटी का बचपन ही नहीं जा रहा है, ये बच्चे क्या करेंगे? लेकिन सब सुना दे तो मुझे है ना, कोई अपने लड़के को थोड़ी ना कभी कुछ कहता है। अरे मेरी जलेबी जैसी बीवी तो आज झांसी की रानी बन गई। अच्छा बताओ, मैं सब सुन रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि अब बेबी प्लान कर लो। मम्मी जी भी कह रही थी तेरी खूब सेवा करूंगी। वैसे मैं सोच रहा था कि 1 साल और रुक जाता, लेकिन अगर तुम्हारा भी मन है तो फिर क्या कर लेते हैं प्लान। कपिल तनु को बाहों में भर लेता है और लाइट बंद हो जाती है। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह तनु सोकर उठती है। उसे कुछ अजनबी सा फील होता है। आज मुझे अचानक चक्कर से क्यों आ रहा है, वो भी सुबह सुबह। सुनो ना कपिल, जरा उठो ना। क्या हुआ तनु, सोने दो ना मुझे। अरे कपिल, मुझे पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है। तनु सच सच बताओ, कहीं कल तुमने चिपके से लिटिल अरे पागल हो गई हो क्या कपिल? छोड़ो, तुम सो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, मुझे किचन में काम भी करना है। क्या हुआ बहू, बड़ी देर से कढ़ाई के पास खड़ी हो, लेकिन अभी तक हलवा बनकर तैयार नहीं हुआ? हाँ मम्मी जी, वो ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी तनु को बहुत जोर से वॉमिट आती है और वो किचन से बाहर निकल जाती है। अरे बहू, सब ठीक तो है ना? नहीं मम्मी जी, मुझे आज सुबह से कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाकर डॉक्टर को दिखाओ बेटा। ठीक है, मैं इनसे कहती हूँ। थोड़ी देर में तनु और कपिल दोनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर उन दोनों को गुड न्यूज सुनाते हैं, जिसे सुनकर घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। सुन रहे हो ना जी, हम लोगों का बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। अब हम भी दादा दादी बनने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल विमला जी, सही कहते हो। अब हमारे दादा दादी बनने का समय आ गया। इधर बीतते बीतते एक एक दिन के साथ तनु की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। तनु डॉक्टर के पास उदास बैठी हुई है। मैम, जो भी आपने बताई है मैं सारी दवाइयां ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरी वॉमिट और वीकनेस कम क्यों नहीं हो रही है? तनु देखिए, आप समझिए, हर किसी की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। इनफैक्ट हम डॉक्टर्स का यहाँ तक मानना है कि एक माँ के 4 बच्चे भी प्रेगनेंसी में अलग अलग सिम्टम्स देते हैं। इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हो सकता है थोड़े समय बाद अपने आप ये सारे सिम्टम्स कम हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हें पूरे 9 महीने ऐसे ही काटने पड़े। क्या पूरे 9 महीने? घबराओ नहीं तनु, माँ है ना घर पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपके हस्बैंड ने, ऐसे समय में घबराना बिल्कुल नहीं है। तनु डॉक्टर के पास से घर आती है। मम्मी जी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आज खाने में क्या बनाया? विमला जी तनु की बात सुनकर जवाब देने के बजाय सर पर हाथ रखकर बैठ जाती हैं। अब खाने में क्या बनेगा बहू, तू तो खाना बनाने से रही। इधर आशु बिटिया भी कॉलेज चली गई। ठहरी अब मैं बुढ़िया, जो मेरे से बनाया जाएगा धीरे धीरे बनाने की कोशिश करती हूँ। तनु को अपनी सास के मुंह से इस जवाब की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तनु और कपिल अपने कमरे में बैठे होते हैं। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों? कुछ नहीं कपिल, बस ये सोच रही हूँ कि जब मैं शादी करके आई, मैंने कभी भी किसी से अपना एक काम नहीं करवाया, बल्कि सबके लिए किया। लेकिन आज मेरा मौका आया तो मम्मी जी 4 दिन में ही थक गई। फिर वो क्यों कहती थी बच्चा कर ले, हम पाल लेंगे। अरे अभी तो बच्चा आया भी नहीं है। अरे तुम भी ना ज्यादा सोचती हो। मुझे आपसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी कपिल। सही को सही और गलत को गलत कहना सीखो। अब हर रोज ऐसा ही होता। तनु घंटों तक भूखी रहती। तनु को अपनी पसंद का मिलना तो दूर की बात, उसे खाना मिल जाए यही अब बड़ी बात हो चली थी। तनु एक रोज अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। कैसी है तनु बिटिया? ठीक ही हूँ मम्मी, लेकिन आज मुझे बहुत ही कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे चटपटे बैंगन आलू की सब्जी या बढ़िया सा दम आलू।
अरे तन्नू बेटा, इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी सासू माँ से कह दो, वो तेरे लिए बना देगी। माँ, अब मैं आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ। जो यहाँ हो रहा है मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती। इतना कहकर तनु जोर जोर से रोने लगती है। अरे शांत हो जा बेटा, प्रेगनेंसी में रोते नहीं, पहले बता क्या हुआ बेटा। फिर तनु पूरी बात अपनी माँ को बताती है। कोई बात नहीं बेटा, मैं बहन जैसे बात कर लेती हूँ और तुझे यहाँ अपने पास बुला लेती हूँ। आराम से कुछ दिन रहेगी, तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। फिर सुमन जी तनु की सास विमला जी को फोन घुमाती हैं। बधाई हो भाभी जी दादी बनने की। और कैसी हो आप? बस बढ़िया है सुमन जी, अब इतना काम हो जाता है घर में कि पूछो मत, हालत खराब है। जी समझ सकती हूँ, इसीलिए सोच रही थी तनु बिटिया को मैं यहाँ बुला लेती हूँ अपने पास। क्या? अरे नहीं सुमन जी, ये सब हमारे यहाँ नहीं होता। अरे पूरी बिरादरी में हमारी थुथु हो जाएगी कि अपनी बहू को पैसे बचाने के लिए मायके भेज दिया। अच्छा ठीक है भाभी जी, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर सुमन जी फोन रख देती है। उधर तनु अपनी माँ के फोन का इंतजार कर रही थी कि घंटी बजती है। बात कर ली मम्मी? फिर क्या कहा? कब आ रहा है मोनू मुझे लेने? अरे नहीं बेटा, तेरी सास ने तो साफ इनकार कर दिया तुझे भेजने से। ये सुनकर तनु बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अरे तू भी ना बच्चा पैदा करने जा रही है, लेकिन अभी तक बच्ची बनी हुई है। मेरी बात तो सुन। आप बोलो, अब आप क्या सांत्वना देना चाहती हो? अरे यहाँ किसी को आपकी तनु की फिक्र ही नहीं है कि तनु ने कुछ खाया या पिया। देख बेटा, मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। अब तू यहाँ नहीं आ सकती, लेकिन कोई वहाँ तो जा सकता है ना, जो तुझे बनाकर खिला सके। क्या मजाक है माँ, आप यहाँ कितने दिनों के लिए आओगी? 2-4 दिन, फिर चली जाओगे। अभी मुझे पूरे 7 महीने काटने हैं। अरे तेरी माँ हूँ मैं बेटा, कोई ना समझ बच्ची नहीं हूँ। रुक, मैं आज ही उषा से बात करती हूँ और उसे मनाती हूँ कि वो तेरे पास जाकर रहे, तेरा पूरा ख्याल रखे। ये सुनकर तनु की आंखों की चमक बढ़ जाती है। हाँ माँ, कसम से ये तो आपने 1 नंबर बात कही है। हाँ प्लीज आज ही बात करो ना उषा से। अगर उषा आ गई तो फिर मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। अब इधर सुमन जी अपनी काम वाली उषा से तनु के ससुराल जाने की बात करती हैं। देखो उषा, तुम हमारे यहाँ पिछले 30 सालों से काम कर रही हो। उससे पहले तुम्हारी माँ हमारे यहाँ काम करती थी, इसलिए हमें तुमसे ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं है। मेरी बेटी वहाँ ऐसी फंसी हुई है कि उसे ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है। इतना कहकर सुमन जी की आंखों से आंसू की तेज धार बहने लगती है। अरे मेम साहब आप रो मत, मैं कैसे भी करके वहाँ जाएगी। ये उषा का वचन है आपको, बस मुझे 2-4 दिन का टाइम दे दो, मैं संभालेगी बेबी जी को वहाँ जाकर। उषा के मुंह से ये सुनकर सुमन जी की जान में जान आती है और 2 दिन बाद अपनी उषा जी रवाना हो जाती है तनु बेबी के ससुराल के लिए। अब सुबह सुबह राणा हाउस की घंटी बजती है। अरे आज सुबह 6 बजे कौन चला आया? चलो मैं देखता हूँ। सुरेश जी उषा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। क्या हुआ साहब जी, ऐसे काय को देखते हैं मेरे को? इंसान है मैं, कोई एलियन नहीं है। आप एलियन नहीं है, लेकिन आप है कौन और इतनी सुबह सुबह हमारे घर की घंटी क्यों बजाई? अरे जब आपके घर आने का है तो क्या पड़ोसी के घर की घंटी बजाएगी मैं? अब भी कमाल करती है साहब जी। मेरी बात का भरोसा कीजिए, लगता है आप गलत घर में आ गई हैं। आपकी बहस करने की आदत नहीं गई। आप किससे भिड़ गए सुबह सुबह राणा जी? हाँ, मुझे तो पागल कुत्ते ने काटा है ना। आप ही यहाँ आकर देख लो कौन आया। ये रिश्तेदार मैंने पिछले 55 साल में तो अपने घर आते नहीं देखा। शायद आपके मायके का कोई हो। तभी विमला जी आती हैं और वो भी उषा को ऊपर से नीचे देखती है। अब आप भी ऐसी ही नहीं आ रही बेब साहब, पता नहीं बेबी जी इन सबके साथ कैसे रहती है। चलिए हटिए। बेबी जी, बेबी जी। उषा की आवाज सुनकर तनु की आंख खुल जाती है। अरे ये किस बेबी जी को पुकार रही हैं? अरे उषा, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो। आओ आओ यहाँ बैठो। अब ये कौन है बहू? मम्मी जी, ये उषा है, अब ये यहीं रहेगी। क्यों भाई, यहाँ हमारे घर वाले क्या कम है बहू जो इनको बुला लिया? इन्हें मेरी माँ ने भेजा है मेरी सेवा करने के लिए। ओ भाभी, आप क्या कहना चाहती है? हम लोग आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं जो आपने इन्हें बुला लिया? कहना क्या चाहती है? नहीं आशु बेटा, अपनी माँ से ही कहा होगा ना, तभी तो ये काम वाली भेज दी समधन जी ने। तभी कपिल भी उठकर आ जाता है। अरे उषा आंटी, आप यहाँ अचानक? तनु, तुमने तो कुछ बताया नहीं। जो मैंने आपको बताया था आपने उसके बारे में कितना सोच लिया जो इस बारे में बताती। बाबा रे, अब कैसे इन सबके साथ रहती हूँ इधर बेबी जी? आओ उषा,
चलो आज सबसे पहले मेरे लिए बढ़िया सा हलवा बना दो, मैं तो तरस गई हूँ हलवा खाने को। बेबी जी आप आराम करो, मैं हलवा बना के लाती है। इतना कहकर तनु अपने रूम में और उषा रसोई में चली जाती है। क्यों आशु, अब ये कब तक यहाँ रहेगी? अब मुझे क्या पता मम्मी, या भैया से पूछो। अरे मैं क्या बताऊं, अगर आप लोग बना के देते तो क्या ही दिक्कत होती। अब जो है सो ये है। विमला जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब अगर उषा आई है और हलवा बना रही है तो हमें भी खिलवाइए बढ़िया सा हलवा। वैसे भी बहू ने जब से काम करना छोड़ा है। वैसे पापा की बात में दम तो है, तब से खाया नहीं है जब से तनु ने। अरे तुम लोगों के हाथ पैरों में क्या जंग लग गई है? खुली रसोई पड़ी है, खुला सामान रखा है, बना लो। मैं तो चली उषा को ऑर्डर देने। आशु रसोई में जाती है। उषा तुम हलवा बना रही हो ना? हाँ जी, आज बेबी को हलवा खाने का बड़ा ही मन है। तो थोड़ा थोड़ा हलवा हम सबके लिए भी बना लेना। ठीक है। सब लोग एक साथ बैठकर आराम से हलवा एंजॉय करते हैं। उषा तुमने मुझे घर की याद दिला दी यार, सच में बहुत टेस्टी हलवा है। वाकई में हलवा लाजवाब है। क्यों मम्मी, क्या कहती हो? विमला जी मुंह सिकुड़ लेती है। हाँ ठीक ही है, ऐसा क्या अनोखा है, ऐसा ही तो सब बनाते हैं। अच्छा उषा, अब मैं दोपहर के खाने में आलू का पराठा खाऊंगी, एकदम बढ़िया चटपटा, और हाँ लहसुन की चटनी भी बनाना साथ में, और ढेर सारा बटर। ठीक है बेबी जी। अब उषा रसोई में जाकर अपने काम में लग जाती है। चलो पहले चटनी पीस लेती हूँ, फिर पराठे की तैयारी करूंगी। वैसे भी गिनती के 4 आलू उबालने, उतने में मेरा और बेबी जी का हो जाएगा। उषा चटनी पीस लेती है और आलू उबलने के लिए कुकर में रख देती है। चलो ये रख दिया इंडक्शन पर आलू उबलने के लिए, ये लगा दिया टाइमर। जब तक बेबी जी के कपड़े धोकर छत पर डालेगी तब तक आलू भी उबल जाएगा। इधर उषा आलू के पराठे बनाने की तैयारी में लगी हुई थी, उधर विमला जी अपने कमरे में बैठे बैठे पराठे खाने की प्लानिंग में। दौड़ा अपने दिमाग के घोड़े विमला, सुबह हलवा तो खा लिया, लेकिन अब आलू के पराठे कैसे मिलेंगे रे बाबा। तभी कुकर की सीटी बजती है और बिस्तर पर लेटे लेटे विमला जी के दिमाग में एकदम बिजली सी चमकती है। यह हुई ना बात। अरे विमला के दिमाग को पड़ोस के 36 गांव के लोग 21 तोपों की सलामी देते थे। अब विमला जी जाकर रसोई में फटाक से कुकर को इंडक्शन से उतारकर कुकर को पूरा आलूओं से भरकर उबलने के लिए रख देती हैं और अपने कमरे में जाकर लेट जाती हैं। थोड़ी देर में उषा रसोई में आती है। चलो अब तो आलू अच्छे से उबल गए होंगे, फटाफट से पराठा बनाकर बेबी जी को खिलाती हूँ, फिर मैं भी आराम करेगी। बहुत थक गई पूरी रात ट्रेन में। चलो अब जैसे ही उषा कुकर खोलती है उसके मुंह से चिख निकल जाती है और कुकर का ढक्कन छूटकर फर्श पर गिरता है। तभी विमला जी और सुरेश जी भागे भागे आते हैं। अरे क्या हुआ उषा, दिन में कोई भूत भूत देख लिया क्या जो ऐसे चिल्ला रही हो? हाँ उषा क्या हुआ? अरे अभी इस कुकर में मैंने सिर्फ 4 आलू उबलने के लिए रखे थे, लेकिन अब ये कुकर पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब यह है मेरी प्यारी उषा कि हमारे घर के पूर्वज चाहते हैं कि इस घर के सारे लोग एक साथ बैठकर आलू के पराठे खाएं। क्या पूर्वज मतलब भूत? अरे नहीं नहीं, डरो मत, ये हमारे घर में आए दिन होता रहता है। हमारे पूर्वज सिर्फ हमें संकेत देते हैं, तो इसलिए ये पूरे आलू के पराठे बना लो, नहीं तो अगर उनकी बात नहीं मानी जाए ना तो फिर विपत्ति ना करने वाले के ऊपर ही आ जाती है। अब उषा पूरे घर के लिए आलू के पराठे बनाना शुरू करती है और उसे तैयारी करते करते दोपहर का 1 बज जाता है। तभी आलू के पराठों की खुशबू सीधे सुरेश जी और विमला जी के नाक में पहुंचती है। चलो जी खाना खा लेते हैं, बड़े जोरों की भूख लग रही है मुझे तो। ठीक है भाग्यवान, आप जैसा कहो। अब विमला और सुरेश जी खाना खाकर उठते उससे पहले ही आशु भी आ जाती है। वो भी आलू के पराठे चटनी के साथ चट कर जाती है। इसी बीच तनु की आंख खुलती है। अब तो बड़े जोरों की भूख लगी है, ये उषा कहाँ रह गई। तभी तनु रसोई तक जाती है। उषा अभी तक पराठे नहीं बने क्या? गर्मी के कारण उषा की हालत और सबको खाता देख तनु समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वो कहती भी तो क्या। बैठ जाओ बहू, तुम भी खा लो, हम तो खा चुके हैं। इतना कहकर सुरेश जी और विमला जी वहां से जोरदार डकार लेते हुए खिसक लेते हैं। लाओ मेरे लिए भी पराठा बना दो उषा, मुझे तो बस एक ही पराठा खाना है, उसके बाद तुम भी खा लो। जी बेबी जी। उषा तनु की थाली लगाकर उसे देती है। उषा तुमने लहसुन की चटनी नहीं बनाई क्या? बनाई थी ना बेबी जी, रुको इधर ही छूगी।
उषा चटनी देखती है, तब तक आशु तनु के आगे चटनी की कटोरी खिसकाती है, जिसमें सारी की सारी चटनी तीनों लोग चट कर चुके थे। तनु गुस्से से आशु की तरफ देखती है। बहुत टेस्टी थी चटनी उषा भाभी के लिए, और बना दो, मेरा तो हो गया बस। और तनु का गुस्सा देख आशु भी जल्दी से भाग जाती है। अब शाम को उषा और तनु अपने कमरे में बैठे हुए हैं। लाओ बेबी जी, मैं आपके बालों में तेल डाल देती, इससे आपको ना बहुत रिलैक्स होगा। ये तो तूने मेरे मन की बात सुन ली उषा। तभी बालों में तेल डलवाते हुए तनु को याद आता है, अच्छा उषा, आज सुबह तुमसे पूरे घर के लिए पराठे बनाने को किसने कहा था क्या? ओ बेबी जी, आपकी पूर्वजों ने। क्या? उषा उसे पूरी बात बताती है। तनु को पहले तो हंसी और फिर बहुत तेज गुस्सा आता है। सुनो उषा, ये लोग ना अब तुम्हें पागल समझ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझी? यहाँ तुम सिर्फ मेरा काम करने के लिए आई हो। अरे कोई बात नहीं बेबी जी, आपके साथ उनका भी कर देगी। मेरे को मेम साहब ने बस आपको खुश रखने के लिए और बढ़िया खाना बनाने के लिए भेजा है। फिर अब हर बीतते दिन के साथ उषा की परेशानियां बढ़ती जाती हैं। फिर उषा समझ जाती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। एक दिन सुबह सुबह, उषा, मेरा चश्मा कहाँ है? उषा, मेरा बैग कहाँ रख दिया तुमने? और मेरी कॉलेज की यूनिफॉर्म भी धोकर नहीं डाली। मैंने तुम्हें रात को कहा था ना, अब मैं क्या पहन कर जाऊंगी? अरे ये उषा बिना एक नंबर की कामचोर हो रखी है। उषा, ओ उषा, ये शांति मौसी 10 किलो आम देकर गई थी। मैंने तुझे दोपहर में कहा था, लेकिन अभी ये यहाँ ऐसे कैसे पड़ा? अरे कहाँ मर गई उषा, बोलती क्यों नहीं है? तभी उषा पूरे रौब के साथ हॉल में आती है। ध्यान से सुनिए आप सब, आज मैं पहली और आखिरी बार बता रही है, मैं काम सिर्फ उनका करूंगी जिनके लिए मेरे को इधर भेजा गया है। अरे उषा है मैं, कोई मंदिर का घंटा नहीं है जो मन चाह बजाता हुआ चला जा रहा है। सब उषा के रौब को देखकर हक्के पक्के रह जाते हैं। अब शांति से खाना मिल रहा है, वही ले लो, बहुत हुआ, नहीं तो अब वो भी नहीं मिलेगा। तभी तनु उषा को बढ़िया सा चटपटा पुलाव और आटे का हलवा बनाने को कहती है। उषा, तू ज्यादा परेशान नहीं होना, हम लोग भी बस यही खा लेंगे। हाँ, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। आज देखो उषा का जलवा, तुम लोग कान से धुएं नहीं निकाल दी तो मेरा नाम उषा नहीं। अब उषा पहले तनु को अच्छे से खाना खिलाकर सबको खाना खिलाने बिठाती है और सुरेश जी सबसे पहले पराठा खाना शुरू करते हैं कि अरे इतना तीखा, पानी का, कुछ मीठा दो। अरे क्या हुआ, वो मीठा हलवा बनाया है ना, वो खा लो। अरे मुझे मरवाओगी क्या? वैसे ही मेरी शुगर है, आजकल इतना मीठा हलवा। उषा मटकते हुए आती है। देखिए मेम साहब, अगर आपको नहीं जम रहा है तो रहने दीजिए, काय को खुद भी परेशान होती है, मेरे को भी कर रही है। अब उषा हर रोज ऐसा खाना बनाकर खिलाती कि घर वाले अब उषा के नाम से भी डरने लगे थे। लेकिन फिर भी उषा को परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। इसीलिए तनु ने भी मायके जाने का फैसला ले लिया। मम्मी जी, मैं कल सुबह ही घर के लिए निकल जाऊंगी। क्यों बहू, यहाँ हम क्या तेरी ठीक से सेवा नहीं कर रहे? और अब बच्चा भी आने वाला है, उसकी भी। मम्मी जी, आपने मेरी भी इतनी सेवा की और बच्ची की भी करेंगी। मम्मी जी, आप ना कसम से इतना कष्ट ना करें, इसीलिए मैंने जाने का सोचा है। जाना है तो चली जा, मुझे क्या, मेरा तो खर्चा ही बचेगा। और अगले दिन तनु अपने मायके चली जाती है। दिव्या और आकाश की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनका छोटा सा प्यारा सा परिवार था, जिनके साथ उनके हंसी खुशी के पल बीतते थे। चलो सब लोग, खाना लग गया है। अरे बहू, मुझे बुला लेती, मैं तो बैठी ही थी। अरे माँ जी, आप क्यों काम करेंगी, मैं हूं ना, आप आइए खाने के लिए बैठिए। अरे गोलू और चिंकी कहाँ है? हम यार मम्मी। आओ चलो जल्दी से टेबल पर बैठ जाओ। पापा मुझे खाना नहीं खाना। अरे तो क्या खाना है मेरी बच्ची को, बताओ, पापा लेकर आएंगे। कोई कुछ लेकर नहीं आएगा, आपने ही इन दोनों को बिगाड़ के रखा है। अरे अपने बच्चों को नहीं बिगाड़ूंगा तो और किसे बिगाड़ूंगा। पापा प्लीज आज बाहर खाना खाने चले, पास्ता खाएंगे। मेरी बेटी को पास्ता खाना है, चलो चलते हैं। आकाश, पर मैंने इतना सब बनाया है, ये कौन खाएगा? अरे सुबह मुझे ऑफिस में डाल करते थे ना, कोई बात नहीं। मतलब अपने बच्चों के लिए आप रात का खाना सुबह टिफिन में लेकर जाएंगे? हाँ, अब जल्दी करो ना, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। हाँ हाँ चलो ना, वैसे भी कितना वक्त हो गया है, पूरा परिवार हम साथ में कहीं नहीं गए। ठीक है,
हम सब तैयार हो जाते हैं। और आज हम दिव्या के पसंद की होटल में चलेंगे। आपको पता है मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति और ऐसा ससुराल मिला है। अरे ठीक है आप जल्दी करो और तैयार हो जा। चलो बच्चे जल्दी करो। दिव्या ने अपनी जिंदगी बस अपने परिवार के आसपास ही समेट ली थी और आकाश भी एक जिम्मेदार पति था जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। दिव्या, आज मुझे आने में देरी हो जाएगी, ठीक है? ऑफिस में बहुत काम है। ठीक है, लेकिन खाना वक्त पे खा लेना। हाँ पक्का खा लूँगा। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर सो जाना, मेरे इंतज़ार में बैठी मत रहना, ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए एक्स्ट्रा फ्रूट्स भी डाल देती हूँ। आपको रात को भूख लगी तो? अरे इतनी मेहनत मत करो, मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ खा लूँगा। नहीं, आपके लिए मेहनत करना मुझे अच्छा लगता है। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा दिव्या, मैंने चिंकी और गोलू के लिए एफडी करवा दी है। सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए भी कुछ एफडी करवा कर रख दूँ। अरे मुझे क्या ज़रूरत है पैसों की, आप है ना मेरे लिए। अरे हाँ, पर भविष्य का क्या भरोसा। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे कोई चिंता नहीं। आपके साथ तो मैं कहीं भी कैसे भी रह सकती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। आकाश और दिव्या का परिवार खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन इसके पीछे का सच शायद अभी तक दिव्या को भी नहीं पता था कि आकाश का प्यार उसके लिए बस एक दिखावा था, जबकि उसका रिश्ता अब किसी और से जुड़ गया था। कब तक हम यूं ही छुप छुप कर मिलेंगे? तुम्हें तो सब कुछ पता है, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। हाँ, मैं सब जानती हूँ। जब मैं तुम्हारी सेक्रेटरी बनी थी तब से लेकर आज तक तुम मुझसे हर बात शेयर करते आए हो। मेरा परिवार है, लेकिन मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँ कि मैं उनके लिए दूसरी मम्मी लाना चाहता हूँ। हम दोनों को कभी ना कभी तो उन्हें बताना ही होगा ना कि हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उन्हें धीरे धीरे सब कुछ समझा दूंगा। हम दोनों को साथ हुए 2 साल हो गए हैं, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? तुम अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो हम दोनों की शादी करवा दे? अरे मेरी माँ दिव्या को बहुत पसंद करती है, मैं उनसे कैसे कह दूं कि मुझे दूसरी शादी करनी है। तुम्हारी माँ दिव्या की सास बाद में है, तुम्हारी माँ पहले है। अगर तुम मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो और मेरे साथ ही खुश रहोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी बात समझेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, आखिरकार वो मेरी माँ है, मेरी खुशी को ज़रूर समझेंगी। मैं तो कहती हूँ हमें सही मौका देकर उनसे बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं सही मौका देखकर उनसे हम दोनों की शादी की बात करता हूँ। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर दिव्या भी उसी घर में रहे तो, क्योंकि मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। आकाश अपनी सेक्रेटरी शीना के साथ 2 साल से रिश्ते में था, लेकिन उसके घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर अब शीना उस पर दबाव डाल रही थी कि वो अपनी माँ से उसके बारे में बात करे, जिससे वो दोनों शादी कर सके। अरे आकाश, दिव्या का जन्मदिन आ रहा है, तूने कुछ सोचा है उसे क्या तोहफा देगा? अरे कितनी चीज़ें पूछी मैंने दिव्या से, लेकिन वो तो हमेशा यही कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे उसे तो किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन तू उसके लिए अच्छा सा तोहफा ले आना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं सोच रहा हूँ उसके लिए सोने की अंगूठी बनवा दूँ। हाँ बनवा दे, उसे अच्छा लगेगा। वैसे भी वो जब से इस घर में शादी करके आई है तब से इस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं हुई। ठीक है माँ, मैं उसके लिए सोने की अंगूठी बनवा देता हूँ। अच्छा तू एक काम करना, हमारे राजश्री ज्वेलर्स है ना, उससे ही बनवा देना। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस होते हैं। हाँ माँ, ये भी सही है, मैं उनसे ही बनवा दूँगा। आकाश दिव्या के लिए राजश्री ज्वेलर्स के पास जाता है और दिव्या के लिए सोने की अंगूठी पसंद करता है, लेकिन वहाँ से वो शीना के लिए भी एक और अंगूठी लेता है। ये वाली अंगूठी दिखाना ज़रा। हाँ जी, ये देखिए, ये वाली अंगूठी तो बहुत खास है और थोड़ी महंगी भी है। हाँ, ये वाली दे दीजिए, मैं ये दोनों अंगूठियाँ कल शाम को आकर ले जाऊँगा। ठीक है जी। आकाश दोनों अंगूठियाँ शाम को आकर ले जाता। उससे पहले जानकी और दिव्या राजश्री ज्वेलर्स के पास आ जाती हैं अपने कंगन बनवाने के लिए। आइए जानकी बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई साहब। मुझे तो लगा था आकाश शाम को आएगा अंगूठियाँ लेने, आप दोनों तो जल्दी ही आ गई। अंगूठियाँ?
अरे भाई साहब, आपने तो सरप्राइज ही खराब कर दिया। आकाश ने वो अंगूठी दिव्या के जन्मदिन के लिए बनवाई थी। अरे सॉरी सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आकाश ने दोनों अंगूठियां दिव्या के लिए बनवाई है। 2 अंगूठियां? लेकिन उसने तो मुझसे कहा कि उसने एक ही अंगूठी बनवाई है। मुझे सरप्राइज देना चाहती होंगी इसलिए। आप उन्हें बताना मत कि हमने दोनों अंगूठियां देख ली हैं। अरे ठीक है, वो देखो आकाश जी तो सामने से आ रहे हैं। अरे एक काम करते हैं, हम अंदर छुप जाते हैं, उसे सरप्राइज देंगे। दिव्या और जानकी अंदर कमरे में जाकर छुप जाती हैं और इंतजार करते हैं कि कब आकाश अंगूठी लेने आए और वो दोनों उसे सरप्राइज दे। लेकिन आकाश वहाँ शीना के साथ आता है। आओ देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये वाली अंगूठी पसंद की है, कैसी लगी तुम्हें? ये तो बहुत सुंदर है सच में। दिव्या के लिए कौन सी पसंद की है? अरे उसके लिए कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, बस ऐसे ही है। सच में आकाश, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। आई लव यू टू। आकाश, क्या कर रहा है तू? माँ, दिव्या, आप दोनों यहाँ? दिव्या वहाँ से कुछ भी कहे बिना चली जाती है। आकाश को समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपनी माँ को समझाए कि उसे शीना के साथ रहना है। सब लोग ज्वेलर्स की दुकान से निकलकर घर आते हैं। अब कुछ कहेगा कि यूं ही खड़ा रहेगा? मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे आकाश। माँ जी, वो मैंने अपने बेटे से पूछा है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही बीच में आकर बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। आकाश, जवाब दे मुझे कि ये सब क्या चल रहा है? माँ, मैं और शीना 2 साल से साथ में हैं। मैं कब से आपको बताना चाह रहा था कि मैं शीना के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ आपको अभी सब कुछ पता चल गया। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे। क्या होगा जब गोलू और चिंकी को पता लगेगा कि उनके पापा ये सब कर रहे हैं? माँ, मैं शीना के साथ खुश हूँ। दिव्या और मेरी शादी पापा ने करवाई थी। दिव्या अच्छी लड़की है, लेकिन मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मैं शीना के साथ रहना चाहता हूँ, और आपको पता है कि शीना इतनी अच्छी है कि उसने कहा कि दिव्या भी हमारे साथ रह सकती है। तो सच में शीना के साथ इस घर में दूसरी शादी करके रहना चाहता है? हाँ माँ, और दिव्या तुम चिंता मत करो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम भी इस घर में रह सकती हो। आप एक ही घर में 2-2 बीवियाँ रखना चाहते हैं? मैं शीना के साथ शादी करने के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन तुम इस घर में चिंकी और गोलू के साथ रह सकती हो। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसी में है तो जा, रख ले 2 बीवियाँ। आखिर माँ के लिए बच्चे की खुशी ही तो सब कुछ होती है। लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूँगी। गोलू और चिंकी के आखिरी 2 महीने हैं स्कूल के, उसके बाद मैं उन्हें इस घर से ले जाऊंगी। 2 महीने बाद आकाश तो दिव्या को तलाक दे देना, लेकिन तब तक शीना इसी घर में रहेगी। हाँ माँ, जैसा आप कहें। मैं जानती थी आप ज़रूर मान जाएंगी। मैं अभी अपना सामान लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी से आओ। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति और सास ने उसे एक पल में ही पराया कर दिया है। जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसी परिवार ने उसे एक ही पल में छोड़ दिया किसी और के लिए। अब इस घर में दिव्या की जगह शीना ने ले ली थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ मान गई और तुम मेरे साथ इस घर में हो। मैंने कहा था ना, हर माँ अपने बच्चे की खुशी ही चाहती है। हाँ, वो बात तो है, लेकिन शीना, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे लिए माँ और बच्चे दोनों बहुत मायने रखते हैं। तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। इस घर में दिव्या के जाने के बाद तुम्हें ही उनका ध्यान रखना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और हम उसे इस घर से चले जाने के बाद बहुत पैसे देंगे। वो अपनी ज़िंदगी आराम से काट सकती है आकाश। हाँ, पर बस अभी मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। आज मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी, जिससे सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ, बच्चों को और माँ को भी अच्छा लगेगा। शीना जानकी सदन में दिव्या की जगह लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने आज खाना भी बनाया। लेकिन शायद वो ये भूल चुकी थी कि खाना सिर्फ आकाश को नहीं खाना, पर बच्चों को और जानकी को भी खाना है। पापा, इसमें बहुत मिर्ची है, मेरा मुंह।
आंटी आपने इतना तीखा खाना बनाया है, हमारा मुंह ही जल गया। चिंकी बेटा ये लो दही खा लो। शीना दही कहाँ है? दही तो मैंने मंगवाया नहीं। अरे घर में बच्चे हैं और तुमने दही नहीं रखा। देखो अब उनका मुंह जल रहा है। अरे तो पानी पी लो। अरे बच्ची है छोटी सी, पानी से मुंह की जलन नहीं जाएगी। और मैं भी इतना तीखा नहीं खा सकती, मुझे तो बीपी की तकलीफ है। लेकिन आकाश को तो ऐसा ही खाना पसंद है। पापा पापा मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी से दही दो ना। चिंकी ये लो दही बेटा। तुम कहाँ से लाई दही? वो मैं बच्चों के लिए दही घर पे ही जमा देती हूँ, इसलिए पहले ही जमा कर फ्रिज में रखती थी। शीना आगे से खाना बनाते वक्त ध्यान रखना, घर में माँ और बच्चे भी हैं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम तो खा लो। यहाँ मेरे बच्चे और माँ खाना नहीं खा पा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूँ? शीना को लग रहा था कि उसे सिर्फ आकाश को अपने बस में करना है, लेकिन उसे क्या पता था कि आकाश की जान तो उसके बच्चों में बसती थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने आज की फिल्म की टिकट निकलवा दी है। आज गोलू के स्कूल में फंक्शन है, वहाँ जाना था ना। मैं वहाँ दिव्या चली गई है, हम दोनों फिल्म में चलते हैं ना। दिव्या गई है तो मुझे भी जाना होगा, मैं उसका पिता हूँ। अरे वहाँ कोई काम नहीं तुम्हारा, गोलू की माँ गई है काफ़ी है। वैसे भी वो इतना कुछ खास करेगा नहीं, बस पेड़ बनाए फंक्शन में। आज मेरा बेटा पहली बार कुछ करने जा रहा है और तुम कह रही हो कि कुछ खास नहीं करेगा। देखो शीना, आज पहली और आखिरी बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा। हाँ तो अपने बच्चों के साथ रहना था, मेरे साथ क्यों रह रहे हो फिर? भाड़ में जाओ तुम। शीना! आकाश को धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि शीना सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड बन के रह सकती है। उसके लिए घर परिवार ज़्यादा मायने नहीं रखता था। ये शीना अभी तक आई नहीं? घड़ी देखो, रात का 1 बज रहा है। उसे कहा था पार्टी में जा रही है, ये लो आ गई। आप लोग अभी तक सोए नहीं क्या? तुम घर से इतनी देर से गायब थी तो हम सब परेशान हो रहे थे। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो आप परेशान हो रही हैं? और ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी पता है आपको दिव्या बहुत पसंद है और आपके पोते पोती भी आपके साथ मिले हुए हैं। देखा बेटा, ये है इसकी तमीज़, बड़ों से बात करने की। शीना बस बहुत हो गया। एक तो तुम रात के 1 बजे पार्टी करके आ रही हो और मेरी माँ से ऐसे बात कर रही हो। हाँ तो कौन सा पहली बार पार्टी से लौट रही हूँ, तुम्हें भी पता है मैं ऐसी ही हूँ। हाँ, मेरी ही गलती थी कि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए बदल सकती हो। तुम्हें दिव्या जैसी पत्नी चाहिए आकाश, शीना जैसी नहीं। और मैं दिव्या नहीं बन सकती जो पढ़ी लिखी होकर गवारों की तरह तुम्हारी सेवा करे, समझी? सच कहा तुमने, मुझे दिव्या के अलावा और कोई पसंद आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तुम में भी दिव्या को ही ढूंढ रहा था। लेकिन तुम कभी भी दिव्या जैसे नहीं बन सकती। मुझे बनना भी नहीं है दिव्या जैसे, है क्या वो? बस खबरदार, जो दिव्या के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो। अच्छा हुआ कि माँ ने कहा तुम 2 महीने के लिए यहाँ रहो, इसी बहाने मुझे पता तो लगा कि दिव्या क्या है और तुम क्या हो। दिव्या ने मेरी जिंदगी को, मेरे घर को संवारा है, मुझे सिर्फ खुशियाँ दी है और तुमने सिर्फ परेशानी। हाँ तो मुझे भी तुम जैसा इंसान नहीं चाहिए जो माँ और बच्चों के बीच में फंसा हुआ हो। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे। मैं जा रही हूँ इस घर से। तो मैंने तुम्हें रोका भी नहीं है। शीना के घर से चले जाने के बाद आकाश दिव्या से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, बस चुपचाप खड़ा था। अब क्या मुहूर्त निकलवाएगा माफी मांगने के लिए? समझ में नहीं आ रहा कैसे माफी मांगू। माफी के बदले बस एक वादा कीजिए, आज के बाद हमारे परिवार और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद अगर माँ कहेगी ना कि रख ले 2 बीवियाँ, तब भी मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। माँ, ऐसे कोई अपने बेटे का घर तोड़ता है क्या? आपने कैसे कह दिया कि रख ले 2 बीवियाँ? अरे मैं नहीं कहती तो तुझे पता कैसे चलता कि 2 बीवियों में बेस्ट कौन है? पापा आपको 2 बीवियाँ चाहिए क्या? अरे नहीं बेटा, मुझे इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में 2 बीवियाँ नहीं चाहिए।